हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत चैप्टर थर्ड में, जिसके बारे में हम काफ़ी समय से स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 3 इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं। चौथा पार्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग में लास्ट पार्ट है जो आपको बताने की कोशिश करी जाएगी। ऑफ कोर्स जो ये फोर्थ पार्ट है इसमें हम और देखेंगे देश जिसके साथ भारत का रिलेशन कैसे थे, उनके साथ उनका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। बट आपको बता दूं कि पहले 3 पार्ट जो आपने पढ़े थे उसमें से आपने ये समझा था कि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों के साथ इनकी देश की राजनीति और साथ में इन देशों के साथ किस तरीके से कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा था, हमने वो पढ़ लिया। अब फोर्थ पार्ट में चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आप सभी लोग वीडियो के सारे पार्ट पहले से देख चुके होंगे। तो अगर आप हमारे साथ ऑफकोर्स ईपी फैमिली के साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपनी जो भी क्या कहते हैं पीडीएफ फाइल है वो सारी की सारी अपलोड कर दी है। जल्दी जाइए, एक्सेस करना है एक्सेस कीजिए। आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं, तो ऑफकोर्स आप फ़ायदा ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जुड़ना, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ ई पाठशाला के साथ नहीं जुड़े तो ई पाठशाला के साथ भी जुड़ लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब जितने भी देश हमारे साउथ एशिया के थे उसमें से हमने नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मतलब मालदीव के बारे में नहीं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके बारे में तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था। अभी हम बात करेंगे पूरी तरीके से किसके बारे में, बात करेंगे हम लोग भूटान के बारे में। भूटान का रिलेशन किस तरीके से हमारे भारत के साथ रहा है। हालांकि भूटान के देश की अगर आपको डेमोक्रेसी जाननी है तो ये जान के चलिए कि काफ़ी लंबे समय से राजा का शासन रहा है। आज भी काफ़ी हद तक ही मैं कह सकता हूँ कि मोनार्की सिस्टम आज भी हमें देखने को वहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन हमारा उनके साथ डिस्प्यूट किसी भी प्रकार का नहीं रहा है। छोटी कंट्री है, डिस्प्यूट किस प्रकार का रहेगा। और इवन दो मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने हमारी मदद ही करी है दूसरी चीज़ों को लेके। दूसरी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए कि इनकेस हमारी कंट्री के अंदर माविस्ट आंदोलन चल रहा था, तो माविस्ट आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से इन्होंने गुरिल्लाओं को ख़त्म करा और किस तरीके से जो छापामार पद्धति के तहत जो नक्सलवादी लोग हमारे इलाके के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्प्यूट पहुंचाते थे, तो उसको ठीक करने के लिए भूटान ने हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करी। तो मैं कह सकता हूं कि रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे रहे। सिटीजन्स ऑफ द टू कंट्री अलाउ देयर सिटीजन टू ट्रैवल एंड वर्क इन अदर कंट्री विदाउट वीज़ा एंड द पासपोर्ट, मतलब बिना वीज़ा और पासपोर्ट के हमारी सरकार अनुमति देती है कि आप भूटान जा सकते हैं। तो इफ़ यू हैड अ चांस टू विजिट देयर तो ज़रूर जाइएगा। भूटान में जो भी गए हैं मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो ज़रूर भेजिएगा या फ़ोटोज़ ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि हाँ भाई हमारे ई पाठशाला के विद्यार्थी जो हैं वो भूटान भी होके आए विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो विदाउट वीज़ा एंड द पासपोर्ट हमारे कंट्री उस कंट्री के अंदर लोग जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रैंडमली लिस्ट है, तो ज़रूर जाइएगा, विजिट करिएगा, घूमिएगा। ओके, तो सबसे पहले अच्छी बात ये रिलेशन उन्होंने कहा कि विदाउट वीज़ा एंड द पासपोर्ट लोग आ सकते हैं। दूसरी बात, भूटानीज गवर्नमेंट हेल्प इंडिया टू वीड आउट गोरिल्लाज एंड द मिलिटेंट। मतलब वीड आउट का मतलब, वीड का मतलब आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर मेन है कि गोरिल्ला लोगों को और जो मिलिटेंट है, जो छुपे हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, भूटानी गवर्नमेंट हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से मदद कर देती है। तो ये कह सकता हूँ कि इन्होंने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाने की कोशिश की है, और जो काफ़ी ऑफकोर्स हमारे लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी हमारे लिए है ना। इसके लिए हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, इंडिया ने अभी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है भूटान के अंदर, जिसकी वजह से इंक्लूडिंग द 60 मेगावाट जो है वो बिजली जो है बनाई जाती है। अभी वो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। पहले 60 थी, फिर 1020 हुई, उसके बाद 3336 कुछ हुई, उसके बाद 720 मेगावाट हुई। तो मेन ये है कि इंडिया ने फंड करा है इसके अंदर। 70% पैसा इंडिया ने ही दिया है और 30% पैसा जो है ऑफकोर्स भूटान की गवर्नमेंट ने दिया है। ये होता क्या है दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रॉल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि पानी के थ्रू जो बिजली बनती है उससे नॉर्थ ईस्ट की कंट्री के अंदर भी बिजली जाएगी। तो भूटान के अंदर जो भी रिवर्स फ्लो होती होंगी उनके थ्रू बिजली बनाई जाएगी और 720 मेगावाट परसेंटेज बिजली निकाली जाएगी। 70% भारत सरकार का पैसा है और 30% भूटान सरकार का पैसा है। तो भूटानी गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, छोटी देश है ना, तो इसलिए इतना पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ
हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट इन द भूटान सपोर्ट बाय द इंडिया। तो ऑफ कोर्स फिर जब हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये कंट्री हमें तो सपोर्ट करेगी करेगी। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 2014 के बाद इसके ऊपर बजट बढ़ाया गया और काफ़ी हद तक भूटान की गवर्नमेंट को मदद करी गई। इवन इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ फ़ायदा तो दिख ही रहा है हमारी सरकार को, है ना। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं हम लोग मालदीव की। तो मालदीव की आप छोटी सी कंट्री देख सकते हो, टापुओं का समूह है, ये भी एक कंट्री है। मतलब हमारे बॉलीवुड स्टार, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार तो यहाँ घूमने जाते ही रहते हैं ना, बॉलीवुड स्टार बहुत सारे घूमने जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इनकी क्या कहते हैं कैपिटल देखेंगे तो मेल करके इनकी कैपिटल है। तो छोटी सी आप देख सकते हैं, टापुओं का समूह है। तो ऑफ कोर्स बहुत शांत कंट्री है, तो इनका वैसे भी किसी का डिस्प्यूट रहता नहीं है। यहाँ पर भी मालदीवियंस लोग ज़्यादा रहते हैं, सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। ये मैं कह सकता हूँ कि इसको 1965 के अंदर इसको स्वतंत्रता मिली थी और इन्होंने 1968 के अंदर 11 नवंबर 1968 के अंदर इन लोगों ने अपने देश का रिपब्लिक इसको बना दिया। 2008 तक करंट इनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चल रहा है। टोटल इनका मैं कह सकता हूँ एरिया 300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो मालदीव में बहुत ही ज़्यादा आपको जाने का फ़ायदा है, मज़े हैं। अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए हैं तो आप एक हफ्ते का टूर वहाँ पे आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे इंडिया मालदीव का रिलेशन अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा है, सौहार्दपूर्ण है, कार्डाइल है। कार्डाइल का मतलब होता है, मतलब हमारे इनसे बिल्कुल जो रिलेशन है विनम्रता पूर्वक है ना, बहुत ही हम्बल है। तो आप देख सकते हैं मालदीव कितने छोटे छोटे टापुओं का समूह है। श्रीलंका ऑफ कोर्स इसका नेबरिंग कंट्री है, बट इसको इंडिया के साथ बिजनेस करने में और इंडिया के साथ रिलेशन बनाने में काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इसीलिए इंडिया हेल्प मालदीव व्हेन इट अटैक बाय द तमिल मर्चेंटाइज फ्रॉम श्रीलंका। मतलब इंडिया ना मदद कर देता है जब तमिल के मर्चेंटाइज जो हैं इनके ऊपर अटैक करते होंगे, क्योंकि तमिल के लोगों का भी मेन क्या काम धंधा है मछली वछली पकड़ना, है ना। इन पर अटैक करना, इनके टेरिटरी के आसपास के इलाकों से सामान को लेके ले जाना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू हो जाता है। तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है इस मकसद में उनकी मदद कर देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया इनको काफ़ी मदद कर रहा है पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए, और फिशरी वर्क यानी कि मत्स्य पालन जो है उसके लिए मदद कर रहा है। तो इंडिया हमेशा देख सकते हो इतने बॉलीवुड स्टार जो है मालदीव में जाते हैं। टाइगर श्रॉफ तो बहुत बार मालदीव में ही विजिट करते रहते हैं, बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म को डेवलपमेंट मिलेगी तो ऑफकोर्स इस कंट्री की जीडीपी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, और जीडीपी ग्रोथ होगी तो पर कैपिटा इनकम भी ग्रोथ होगा और वहाँ पे सरकार को भी आय होती चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसा है। अब इतनी सारी कंट्रियाँ हमने पढ़ ली, तो इन सभी कंट्रियों ने मिलकर शार्क बनाने की कोशिश करी। शार्क आप देख सकते हो, शार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ। ये काठमांडू में इसका वो है। शुरुआती समय में 8 मेंबर इसके अंदर हैं, अभी भी 9 मेंबर जो है ऑफकोर्स इसके क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके साथ जुड़े या ना जुड़े, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री वो है जो भारत की बाउंड्री से थोड़े बहुत टच में। तो इसमें एट प्रेजेंट टाइम अहमद हुसैन करके जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। शार्क अभी भी प्रेजेंट में है। 1885 के अंदर 8 दिसंबर में इसको बनाया गया था। इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मैं कह सकता हूँ कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा है, 1 अरब से भी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या जो है इसमें मिली हुई है। इसकी जीडीपी भी ठीक ठाक है इन सभी की कंट्री को मिला के। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन ऑफकोर्स साउथ एशियन के अंदर आप कह सकते हैं कि इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज हो सकती है। अब मेन बात यह है कि ये बनाया क्यों गया। बांग्लादेश ने शुरुआती समय में इसके अंदर क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन बाद में क्या कहते हैं ये डिसाइड करा गया कि बांग्लादेश के अंदर इसकी मीटिंग करवाई जाएगी और 1985 के अंदर इसको फॉर्म करवाया गया। मेंबर दे सकते हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मालदीव एंड अफगानिस्तान। तो ये कंट्रियां हैं। याद करने का तरीका शार्क नेशन को क्या है आप याद रखिएगा। शार्क नेशन को याद करने का तरीका है एम्बिबियस पेन। एम्बिबियस पेन अगर आप याद रखेंगे एम्बिबियस पेन, तो ऑफकोर्स उससे आपको जो शार्क की 8 कंट्रियां हैं उनका नाम आपको याद रहेगा। तो एम से मालदीव, बी से भूटान और बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पेन से, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ठीक है। और ये जो दोस्तों कंट्री है ये है आसियान। आसियान के बारे में भी आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, याद करिए, है ना। तो उसमें लिखा था अ मैन वॉचिंग टीवी गॉट हाई बीपी एंड देन ही सेंट एमएमएस टू द LIC ऑफिस टू गेट हिज मनी।
तो आप टीवी, बीपी, एमएस और एलआईसी इसे याद रखेंगे तो आपको आसियान कंट्री की भी देश के नाम याद रहेंगे। ट्रिक है, थोड़ी बहुत ही पाठशाला की तरफ से आपको ट्रिक भी मिलती रहती है, तो ऑफकोर्स इससे आपको याद रहेगा, पर एमबीबीएस पेन आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो दोस्तों, शार्क बनाने का मेन मकसद था कि सभी के साथ एक रीजनल डेवलपमेंट बनाया जाए, सभी की इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहती है तो वो अच्छा करा जाए, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा 36 का आंकड़ा इंडिया से रहता है ना। हम नेपाल से कहते हैं कि वो हमारा अच्छा दोस्त है लेकिन वो हमें धगा दे देता है। तो ऐसे सारे डिस्प्यूटेड को सॉल्व करने के लिए हमने कहा आपस में ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि किसने बनाया था, जैसे कि नेम बनाया गया था, नाटो बनाया गया था, सीटो बनाया गया था, सेंटो बनाया गया था, वार्सो पैक्ट बनाया गया था। ऐसे कितनी सारी चीज़ें बनाई गई थी दूसरे नेशंस के द्वारा। तो हम आपस में अपना क्यों नहीं ग्रुप बना लें, तो इसलिए बनाया गया था ये ग्रुप। अब दोस्तों, शार्क का मेन रोल क्या था? शार्क का मेन ये रोल था कि जब 1985 के अंदर बना तो सहयोग विकास करने के लिए, मतलब मेन था कि कोऑपरेटिव रहेंगे एक दूसरे के प्रति, किसी को कोई भी दिक्कत आएगी तो साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ में हम 8 सदस्यों के बीच में आपसी सद्भाव और सहयोग बनाए रखेंगे। मतलब किसी को कोई दुख बीमारी होती है तो ऑफकोर्स वो जाके उसकी मदद करेगा, कुछ ऐसा। तो ये रोल था। दूसरा, फिर शार्क जो है काफ़ी लंबे समय तक चल नहीं पाया, इसी वजह से उनके बीच में ट्रेड को लेके प्रॉब्लम होने लगी। ट्रेड को लेके प्रॉब्लम होने लगी तो शार्क ने ही साफ्टा बनाया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मेन बात यह था कि मान लीजिए कि अलग एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करना चाहती है तो साफ्टा के ग्रुप के अंदर ज़रूर जुड़ेगी, जिससे क्या होगा कि दूसरी कंट्री जब उसे व्यापार करने जाएगी तो ऑफकोर्स उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, उसको ये एश्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई दूसरी कंट्री जो है वो भी मुक्त व्यापार करना चाहती है। मान लीजिए कि पाकिस्तान से सीमेंट आना है और हमारे इंडिया से सेब जाना है तो ऑफकोर्स हम जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं जो WTO के अकॉर्डिंग चलते हैं हम वो नहीं लगाते हुए साफ्टा के अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए करा गया। शार्क हैज़ प्रोजेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर स्टेट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द नॉन रीजनल पावर। मतलब मेन बात था कि शार्क इसलिए बनाया गया कि गैर क्षेत्रीय शक्तियों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपने सदस्य राज्यों के आर्थिक विकास पर अनुमान लगाया है। मतलब अनुमान लगाना का मतलब ये हो गया कि मतलब दूसरी कंट्रियों के साथ व्यापार करने से अच्छा है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी करने से अच्छा है कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जुड़े रहो, है ना, वो आपको काफ़ी अच्छा मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था। अच्छा, फिर ये 2004 में शार्क की जगह पे साफ्टा बनाया गया और साफ्टा 2004 में जब बना तो इसका मेन मकसद था कि फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए साउथ एशिया के अंदर। ठीक है ना, मतलब साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री है। और उसके बाद ऑफ कोर्स म्यूचुअल ट्रेड एंड कोऑपरेशन की बात होगी, यही सेम बात जो उसमें हो रही थी। लेकिन हर किसी की कोई ना कोई कमियां हैं, हर किसी की कोई ना कोई कमियां हैं और वो कमियां उसकी लिमिटेशंस दिखाती है। देखो शार्क जो है ना, ये वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया था कि बताइए कि शार्क जो बना था उसके बनने के बाद साफ्टा क्यों बना, है ना। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी क्या, इसको जानना ज़रूरी है कि साफ्टा की कमियाँ क्या थी, मतलब शार्क की कमियाँ क्या थी कि साफ्टा को क्रिएट करना पड़ गया। तो शार्क की कमियां ये थी कि देखो बांग्लादेश का एक पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, क्योंकि बांग्लादेश निकला पाकिस्तान से और बांग्लादेश पाकिस्तानियों से बहुत गुस्से में रहता था हमेशा और उसकी मदद करी इंडिया ने। तो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन हो गया और बांग्लादेश से उसका प्रेम भाव हो गया, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से भी गिलस्ता था। पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से थी, चाइना हेल्प करता था नेपाल की, और नेपाल से फिर हमारी भी दिक्कत रहती थी कि हमारा पड़ोसी मुल्क है फिर भी चाइनीज से दिक्कत में रहता है, मतलब अच्छे संबंध रखता है। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया कि एक बंदे की 4 गर्लफ्रेंड और एक बंदा एक गर्लफ्रेंड से बात करता है तो दूसरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है ना। तो सेम यही प्रॉब्लम शार्क की लिमिटेशंस के लिए थी कि शार्क अपने आप में बहुत अच्छा बन तो सकता था लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हो रही थी, क्योंकि हर किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, हर किसी कंट्री अपने वजूद से अलग स्थिति से निकल के आई है ना। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना वो अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे अलग अलग है? ओनली द कॉन्फ्लिक्ट लेट द बायलैटरल इशू एज द कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। मतलब हर किसी कंट्री के अपने खुद के इशू हैं, जैसे कि पाकिस्तान का क्या कहते हैं कश्मीर इशू क्या कहते हैं इंडिया के साथ चल रहा है ना। और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि इंडिया जनसंख्या में इतना बड़ा है कि साउथ एशिया कंट्री की लैंड मास में सबसे ज़्यादा बड़ा यही है, इसलिए दूसरी कंट्री को दिक्कत ये रहती है कि हमेशा पॉलिटिकल
और लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा इंटरफेयर करता रहता है। और शार्क के मेंबर को ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है कि जो इंडिया है ना वो काफ़ी हद तक अभी भी मतलब जनसंख्या में ज़्यादा है, तो वो कंट्रीब्यूट भी शार्क को ज़्यादा करता है, तो उसका डोमिनेंस ज़्यादा रहता है ना। तो इंडिया का रोल मैं यही कह सकता हूँ कि इंडिया को बस ये दिक्कत रहती है कि मान लेते हैं कि वो उनके काम में डोमिनेंस करता होगा और स्मॉलर जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हावी रहता होगा। लेकिन दोस्तों उसको भी एक प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम रहती है कि मान लीजिए कि वो अपने नेबरिंग कंट्री में एक्सप्लोटेशन मतलब कर रहा होगा, थोड़ा परसेंटेज तो मैं कह सकता हूँ कर ही रहा होगा, लेकिन उसको ये गुस्सा रहता है कि वो हम मतलब शार्क जो हैं वो है तो हमारे मेंबर, लेकिन फिर भी दूसरी कंट्रियों के साथ अपने रिलेशंस बनाते हैं जो ऑफकोर्स इंडिया के दुश्मन है। और इंडिया के दुश्मन तो ऑफकोर्स दूसरी कंट्री जानबूझ के उन कंट्री को पिन मारती रहती होंगी। जैसे नेपाल है, नेपाल की मदद हम लोग करते हैं। नेपाल को हमने कहा है कि आप हमारी कंट्री में फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट कर सकते हैं, विदाउट वीज़ा एंड द पासपोर्ट आ सकते हैं, पर हमने चाइना को तो नहीं कहा है। पर चाइना रिलेशन बना लेता है नेपाल से, तो नेपाल का बिजनेस चाइना में भी काफ़ी हद तक हिट हो जाता है, तो वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसी वजह से हमें ये चीज़ें दिल में कांटे की तरह चुभती है ना। तो इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जबकि चाइना के साथ क्या कहते हैं तेरे रिलेशंस बने हुए हैं। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ज़मीनों का डिस्प्यूट जो है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि इंडिया जो है सेंट्रली लोकेटेड है और उसके बॉर्डर इशू जो है जोग्राफिकली पाकिस्तान के साथ और क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, बांग्लादेश कहता है कि तुम्हारे जो इनलीगल माइग्रेंट लोग हैं वो हमारे तुम्हारी कंट्री में तो घुसे हैं पर हम वापस नहीं लेंगे। तो ये भी एक साइबर बुली एक तरीके का कि अगर आपके पास विशाल शक्तियाँ हैं तो आपको समस्या का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक इशू रहता है। अच्छा, पड़ोसी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ राजनीतिक अस्थिरता से बचाए ताकि बाहरी लोग इस क्षेत्र का प्रभाव का प्रयास ना कर सके। इंडिया अवॉइड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडियन नेबरिंग स्टेट सो दैट द आउटसाइडर शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इन्फ्लुएंस दिस रीजन। मतलब इंडिया कोशिश करता है कि इन कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी अच्छा बना रहे ताकि दूसरे लोग ना फ़ायदा ना उठा पाए हमारी कंट्री के साथ। जैसे कि श्रीलंका है, अभी श्रीलंका के अंदर फिर से दोबारा सिविल वॉर होने के पूरे चांस है या हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो अगर वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो ऑफकोर्स दूसरी कंट्री आएगी और वो कहेगी लाओ तुम रो रहे हो तो तुम्हारे आंसू पोछें, तुम्हारे आंसू पोछेंगे तो उसके बदले में क्या चाहिए, तो श्रीलंका उनसे बोलेगा कि क्या चाहिए हुकुम मेरे आका। तो फिर उन आकाओं को पैसे दिए जाएंगे या उनसे बारूद खरीदा जाएगा, बम खरीदा जाएगा और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमिक पे और इंडिया के लोगों पे ही तो फिर इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट हमारे साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों ये शार्क के बारे में मैंने पूरा सिनेरियो बताया जो कहीं बुक में मेंशन नहीं है, मैंने अलग से ढूंढ के भी आपको चीज़ें बताई हैं। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दे के गई होगी। थोड़ा बहुत आप खुद से स्टडी करिएगा, आपको और चीज़ें पता चलती रहेंगी। इसके अंदर इस चैप्टर में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं तो उन नए टॉपिक्स के तो वीडियो अलग से ही बनेगी। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में आप सभी लोगों से जल्दी। ये दोस्तों ईपी फैमिली के ऊपर आपको टेलीग्राम अकाउंट पे चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे, बोले तो नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।